सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बड़े होंगे। एंड आज हम पढ़ेंगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का थर्ड टॉपिक विच इज़ गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो गॉर्बाचेव कौन था? सो इनका पूरा नाम है मिखाइल गॉर्बाचेव। मिखाइल गॉर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, मतलब एक लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के। और एक कब बने जनरल सेक्रेटरी? 1985 में। अब मिखाइल गॉर्बाचेव और डिसइंटीग्रेशन का रिलेशन क्या है? तो जब मिखाइल गॉर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बन गए तो मिखाइल गॉर्बाचेव चाहते थे कि रिफॉर्म्स आए यूएसएसआर में। उनको यूएसएसआर का करंट सिस्टम इतना पसंद नहीं था, उन्हें लगता था इसमें फ्लॉज है, तो वो चाहते थे कि रिफॉर्म आए सिस्टम में। अब वो क्यों चाहते थे रिफॉर्म? वो रिफॉर्म इसलिए चाहते थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि रिफॉर्म ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? एक तो इन्फॉर्मेशन के लिए, एक टेक्नोलॉजी के लिए, कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है सब चीज़ों के बारे में, वर्ल्ड वाइड हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन यूएसएसआर में आ पाए। एंड दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बाहर से हम यूएसएसआर में इंपोर्ट करा पाए, टेक्नोलॉजी को यूएसएसआर में ला पाए सो दैट बेटर वे में काम हो पाए। सो क्या मिखाइल गॉर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे जो कि 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने, और उनको रिफॉर्म्स चाहिए थे। रिफॉर्म लाने का रीज़न ये था कि एक तो उन्हें लगता था इंफॉर्मेशन बेसिस पे हम काफ़ी पीछे हैं, और दूसरा रीज़न ये कि वो चाहते थे बेस्ट टेक्नोलॉजी आए यूएसएसआर में। सो ये दो रीज़न थे जिनकी वजह से उन्होंने रिफॉर्म लाने की बात की स्टार्टिंग में। और इसी के साथ साथ मिखाइल गॉर्बाचेव कहीं ना कहीं चाहते थे कि कंट्री में डेमोक्रेसी आए। ये भी रिफॉर्म्स का पार्ट है। वो रिफॉर्म के थ्रू डेमोक्रेसी भी लाना चाहते थे ताकि सब लोगों को राइट्स मिले, सब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, सब लोग अपनी मर्ज़ी से जो कंट्री में करना चाहें वो कर पाएँ। सो मिखाइल गॉर्बाचेव डेमोक्रेसी भी चाहते थे। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी लाने के बाद हम बाकी कंट्रीज़ के साथ, यानी वेस्ट, क्योंकि वेस्ट के साथ उनकी बनती नहीं थी, तो मिखाइल गॉर्बाचेव चाहते थे कि यूएसएसआर और यूएसए, जिसको हम वेस्ट भी बोलते हैं, उनके रिलेशंस अच्छे हो जाएं आपस में डेमोक्रेसी लाने के साथ साथ। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी, बट जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया वो रिएक्शन नहीं रहा लोगों का। लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इसीलिए यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेकिन गॉर्बाचेव जो कि बिलीव करते थे डेमोक्रेसी में, उनका मानना था कि मुझे लोगों के क्रिटिसिज्म को सप्रेस नहीं करना चाहिए, और लोग अगर राइट्स कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो मुझे उनको अलाउ करना चाहिए। आज तक जितने भी रूलर थे वो क्रिटिसिज्म और राइट्स को अलाउ नहीं करते थे, और जैसे ही कहीं पे राइट होता था, दंगे होते थे, वो लीडर्स उनको दबा देते थे लोगों की वॉइस को। बट गॉर्बाचेव ने ऐसा नहीं किया बिकॉज गॉर्बाचेव डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। बट इससे कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये मूवमेंट्स और ज़्यादा बढ़ने लग गई, एंड धीरे धीरे ये मूवमेंट्स इतनी बढ़ गई कि एंड में यही रीज़न बन गई यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का। मतलब गॉर्बाचेव ने तो अच्छा किया, डेमोक्रेसी लाना एक बहुत ही अच्छा स्टेप था, पर उस टाइम पर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और गॉर्बाचेव के अगेंस्ट ही उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया। गॉर्बाचेव के अगेंस्ट उन्होंने राइट स्टार्ट कर दिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए कंट्री में। और जो कि गॉर्बाचेव बिलीव करते थे डेमोक्रेसी में, तो उन्होंने इन दंगों को नहीं रोका और लोगों की वॉइस को सप्रेस नहीं किया, जो कि एक अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन आज तक हमेशा लीडर सप्रेस करते थे तो वो आज तक चले आ रहे थे, लेकिन गॉर्बाचेव ने ऐसा नहीं किया, तो ये राइट्स और ज़्यादा बढ़ गए, एंड एंड में यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई, जो कि मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट मैं वापस इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट एक ब्रीफ आइडिया वापस दिमाग में एक पूरा माइंड मैप टाइप क्रिएट हो जाए आपके। इसके बाद गॉर्बाचेव ने इनिशिएट किए अपने रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म गॉर्बाचेव लाना चाहते थे हमेशा से। सो ये रिफॉर्म किस टाइप के थे? पॉलिटिकल रिफॉर्म था, इकोनॉमिक रिफॉर्म था, एंड डेमोक्रेसी। मतलब गॉर्बाचेव पॉलिटिक्स में कुछ रिफॉर्म लाना चाहते थे, पॉलिटिक्स किस वे से होती है कंट्री में उसमें रिफॉर्म लाना चाहते थे। इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, बाकी कंट्री के साथ ट्रेड एंड ऑल,
इन सब चीज़ों में जो भी इकोनॉमी के रिलेटेड चीज़ें हैं, इनमें भी गोर्बाचेव रिफॉर्म लाना चाहते थे। वो इकोनॉमी को ओपन करना चाहते थे और वो चाहते थे कि बाहर की कंट्री के साथ भी ट्रेड करें, वेस्ट के साथ भी अपने रिलेशन नॉर्मल कर दें, जो कि आज तक नहीं हो रहा था। कम्युनिज्म में वो सिर्फ अपनी ही कंट्री का देख रहे थे, खुद जितना बना पा रहे थे खुद की इंडस्ट्रीज़ में उतना बना रहे थे और बाहर से कुछ ट्रेड नहीं कर रहे थे, जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ। एंड गोर्बाचेव ऑब्वियसली जो थर्ड चीज़ है डेमोक्रेसी, वो चाहते ही थे। एंड वो डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा मानते थे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने राइट्स और लोगों की वॉइस को सप्रेस नहीं किया क्योंकि वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। तो गोर्बाचेव चाहते थे कि कंट्री में डेमोक्रेसी आए। गोर्बाचेव के जो ये 3 रिफॉर्म थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड डेमोक्रेसी लाना चाहते थे वो। ये जो 3 रिफॉर्म थे इसको कम्युनिस्ट पार्टी के खुद के लीडर्स ने ही अपोज किया, जो कि ऑब्वियसली गोर्बाचेव के साथ के फ्रेंड्स, साथ के पार्टी मेंबर्स एंड ऑल थे। उन्होंने भी इस रिफॉर्म को अपोज कर दिया। इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि उन्होंने इस रिफॉर्म को अपोज किया, क्योंकि गोर्बाचेव चाहते थे डेमोक्रेसी आ जाए, और अगर डेमोक्रेसी आएगी तो लोग अपनी मर्जी से लीडर्स चूज करेंगे। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ये नहीं चाहते थे क्योंकि इससे उनकी पावर जा सकती है। अभी तो पूरी कंट्री में सिर्फ एक पार्टी है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी, बट अगर डेमोक्रेसी आ जाती है तो ये चेंज हो जाएगा, इलेक्शंस होंगे एंड कोई भी पार्टी जीत सकती है जो लोग चाहें। तो क्योंकि इन लीडर्स के दिमाग में ये डर आ गया कि कहीं हम हार ना जाएं, तो ये जो लीडर्स थे इन्होंने अपोज कर दिया गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स को, सो दैट डेमोक्रेसी ना आए और इनकी पावर खतरे में ना जाए। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। पहला, यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने अपोज किया गोर्बाचेव को। इसके बाद एक कूप हुआ जो कि इन्हीं पार्टी के लीडर्स ने किया, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने। कब हुआ कूप? 1991 में। पीपल वर अगेंस्ट इट एज नाउ दे हैव टेस्टेड फ्रीडम। लेकिन देखो कूप क्या होता है, कूप राइट टाइप होता है जो कि इलीगल होता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने 1991 में कूप किया डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एंड इन सारे रिफॉर्म्स एंड ऑल चीज़ों के अगेंस्ट। लेकिन अब जो कंट्री के लोग थे उन्होंने पहली बार देखा कि जब डेमोक्रेसी आ रही है कंट्री में, उन्हें ये समझ आया कि डेमोक्रेसी से हमारा बेनिफिट है। उन्हें ये समझ आया लोगों को कंट्री के कि डेमोक्रेसी से जो हम चाहते हैं, जो हमारी नीड्स है वो सेटिस्फाई होगी, जो भी हमारी डिमांड्स है वो फुलफिल होगी और हम अपनी मर्जी से अपना लीडर चूज कर सकते हैं। सो क्योंकि लोगों को ये समझ आ चुका था, उन्हें टेस्ट मिल चुका था डेमोक्रेसी क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है, सो इन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के उन लीडर्स को अपोज किया जिन्होंने कूप किया, और इन लोगों का साथ दिया बोरिस येल्टसिन ने। बोरिस येल्टसिन ने अपोज किया उस कूप को और उस कूप का एंड करवाया। और क्योंकि बोरिस येल्टसिन ने उस कूप का एंड करवा दिया जो कि पूरी कंट्री के लोग चाहते भी थे, इसलिए बोरिस येल्टसिन बने कंट्री के नेशनल हीरो। और इसके बाद बोरिस येल्टसिन ने क्या किया, क्योंकि बोरिस येल्टसिन इस टाइम कंट्री के नेशनल हीरो थे, सभी लोग उनकी बात मान रहे थे, सभी लोग बोरिस येल्टसिन को चाहते थे। तो बोरिस येल्टसिन ने इस टाइम पे लाया द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन हो गई कंट्री में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास है, सिर्फ एक अथॉरिटी के पास है जो सबको संभाल रहा है, पूरी कंट्री को संभाल रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर्स का डिवीजन, स्टेट्स को भी अब पावर मिल रही है, सिर्फ एक अथॉरिटी पूरी कंट्री को नहीं संभाल रही, लेकिन स्टेट्स को भी पावर मिल रही है अपनी, वो खुद भी चीज़ें कर सकते हैं, खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। तो बोरिस येल्टसिन ने करवाया डिसेंट्रलाइजेशन। तो कंट्री के नेशनल हीरो यानी बोरिस येल्टसिन ने दिसंबर 1991 को डिसीजन लिया एंड डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन डिसबैंड हो चुका है, जिसमें रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस वर अमंग द फर्स्ट कंट्रीज। ये सबसे पहली ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अलग हो रहे हैं। एंड इनके अलग होने के साथ साथ ही यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो गया,
यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो गई। तो ये भी बोरिस येल्टसिन का ही एक डिसीजन हम बोल सकते हैं। बट अब कुछ ऐसी रिपब्लिक्स भी थी जिन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो कि एशिया में आती है, और वो भी यूएसएसआर का पार्ट था। जैसे हमें पता है यूएसएसआर कोई एक कंट्री नहीं थी, यूएसएसआर बहुत सी अलग अलग रिपब्लिक्स, या हम बोल सकते हैं बहुत सी अलग अलग कंट्रीज का एक कोलिशन था, मिल के बना हुआ था। तो जो यूएसएसआर की सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थी, सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज, वो नहीं चाहती थी कि वो यूएसएसआर से अलग हो। बट अब सोवियत यूनियन का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो इन कंट्रीज का क्या हुआ, इन कंट्रीज के साथ कैसे लिंक्स बना के रखे गए और कैसे इन कंट्रीज के साथ ट्रेड किया गया, इन कंट्रीज को सपोर्ट किया गया जो कि कभी चाहती ही नहीं थी कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो, पर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की वजह से इन पर भी इम्पैक्ट हुआ। तो उसके कंपनसेशन में इनके साथ क्या हेल्प हुई, इनको क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, एंड इनके लिए क्या ऐसी पॉलिसीज बनाई गई या क्या किया गया जो कि इनकी नीड्स को भी फुलफिल करे। तो ये हम जानेंगे ये समझते हुए कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का क्या रिजल्ट हुआ एंड क्या स्टेप्स लिए गए, जो कि इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक की तरह एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्टेप्स लिए गए, क्या डिसीजंस लिए गए यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के टाइम। और उन्हीं डिसीजंस में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए भी कुछ चीज़ें डिसाइड की गई थी। सो अब हम देखेंगे व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या स्टेप्स लिए गए एंड क्या सब हुआ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ। सो व्हाट वाज द रिजल्ट? पहला रिजल्ट ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी वाज बैंड। जो कम्युनिस्ट पार्टी आज तक यूएसएसआर को रूल करती थी एंड जहाँ पे इनके अपोजिशन में कोई पार्टी आज तक खड़े नहीं हो सकती थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे डेमोक्रेसी आनी थी, और डेमोक्रेसी में कम्युनिज्म का कोई रोल नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि कम्युनिज्म में लोगों को कुछ डिसाइड करने के लिए नहीं मिलता। कम्युनिज्म में लोगों के पास राइट्स भी नहीं होते। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ही है लोगों की चॉइस और लोगों के डिसीजंस। सो जब डेमोक्रेसी आ रही है तो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रह सकती। सो फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया। सेकेंड पॉइंट, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। दो ही आइडियोलॉजीज थी, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। सो जब कम्युनिज्म को हटा रहे हैं डेमोक्रेसी लाने के साथ, तो कम्युनिज्म हट गई तो एक ही तो आइडियोलॉजी बची जिसका नाम है कैपिटलिज्म। तो अब इन कंट्रीज ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया एंड ऑब्वियसली डेमोक्रेसी को तो अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के आने से ही सब कुछ हुआ। थर्ड पॉइंट, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा फोरम है जहाँ पे सब कंट्रीज आके मीटिंग टाइप कर सकती है, एक दूसरे से बात कर सकती है, ट्रेड के रिलेटेड या अलग अलग चीज़ों के रिलेटेड। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इसलिए बनाया गया स्पेशली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स नहीं चाहते थे कि डिसइंटीग्रेशन हो, लेकिन अब जब डिसइंटीग्रेशन हो चुका है तो इन रिपब्लिक्स के लिए भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर वे में ट्रेड कर पाएँ, बात कर पाएँ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसीजंस ले पाएँ। तो इसलिए कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के साथ जो स्टेप्स लिए गए उनमें कॉमनवेल्थ आया, जो कि है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लिए। मैंने पहले भी बताया था इनके लिए कुछ ना कुछ तो आएगा। इसके बाद क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन है उसका सक्सेसर स्टेट बना रशिया। मतलब सोवियत यूनियन जो भी करता था, जो भी पॉलिसीज थी, कम्युनिज्म एंड ऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट सोवियत यूनियन के पास जो भी चीज़ें थी वो अब कौन इनहेरिट करेगा? किसी को तो सोवियत यूनियन का सब कुछ मिलेगा ना। सो सोवियत यूनियन का वो सब कुछ मिला है रशिया को। अब क्या क्या मिला, कैसे मिला, वो हम अभी जानेंगे। तो रशिया को सोवियत यूनियन से क्या क्या मिला? सो फर्स्ट थिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है UN सीट, मतलब यूनाइटेड नेशन की सीट, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल में। तो हम सबको पता है वर्ल्ड में मेजर डिसीजंस लेने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर यूनाइटेड नेशन में होता है सिक्योरिटी काउंसिल की। तो वही सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिली रशिया को। तो ये एक काफ़ी बेनिफिट की चीज़ थी जो कि रशिया ने ली सोवियत यूनियन से। सेकेंड चीज़, जितनी भी सोवियत यूनियन ने इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की थी, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट साइन किए थे बाकी कंट्रीज के साथ, अब उन डॉक्यूमेंट्स को कौन निभाएगा? कौन उन ट्रीटीज को निभाएगा? कौन सारी बातें एक्सेप्ट करेगा? सारे ट्रेड जो यूएसएसआर ने कभी ना कभी टाइम में साइन किए थे, सारे एग्रीमेंट्स वॉर एंड ऑल के रिलेटेड कभी भी यूएसएसआर ने जो साइन किए, उन सब का ध्यान कौन रखेगा? तो सब इंटरनेशनल ट्रीटीज का ध्यान अब रशिया रखेगा। जो भी यूएसएसआर के साथ ट्रीटीज हुई, वो ट्रीटीज अब ट्रांसफॉर्म हो रही है रशिया को। एंड थर्ड चीज़, जो भी यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन थे, न्यूक्लियर पावर थी, वो अब शिफ्ट हो जाएगी रशिया के पास, और रशिया बनता है एक सोलो न्यूक्लियर स्टेट। यूएसएसआर से जितनी भी अब स्टेट्स निकली, जितने भी नेशंस निकले, उनमें सिर्फ और सिर्फ रशिया के पास ही न्यूक्लियर पावर रही। तो अब हम बोल सकते हैं कि ऐसे ही हुआ यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। तो अब यूएसएसआर वॉज नो मोर, यूएसएसआर खत्म हो गया और बची तो सिर्फ यूएसएसआर की हड्डियाँ, और उन हड्डियों में आ जाता है हमारे पास रशिया एंड ऑल। जोक्स अबाउट, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया, एंड इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म हो गई, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि गॉर्बेचेव एंड यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का क्या रिलेशन था। सो thank you for watching the video. I hope you liked it. If you liked the video, so please like it, comment, do share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you. और कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।